Are you dreaming of studying abroad but confused from which country to select? From Europe, America, Australia, Canada? Don't worry, you are not alone. हर कंट्री के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। नो कंट्री इज परफेक्ट। सो आपको किसी रैंडम अंकल के सलाह पे कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर उनका बेटा या बेटी फॉरेन जाके बहुत पैसे कमा रहा है तो आप भी उधर जाकर पैसे कमाओगे, वो एक सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए। अपनी लाइफ के साथ गैम्बल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो आपको एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक कंट्री सिलेक्ट करनी है। सो मैं आज आपको 7 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी एक परफेक्ट अब्रॉड डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will have a complete clarity about studying abroad and you will avoid the biggest mistakes that students make. Point number 1, कोर्स सिलेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में आप जितना हो सके उतना टाइम दीजिए और बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो आपका कोर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। क्योंकि अगर आप कोर्स सिलेक्शन किसी और के कहने पे कर दिया तो आप फ्यूचर में उस इंसान को और अपनी कॉलेज को गालियाँ दोगे, और वो भी 2-3 साल तक। क्योंकि अब्रॉड में आप जा रहे हो तो आपको कोर्स आपके हिसाब से सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स कोई और नहीं पढ़ने वाला, वो आप पढ़ने वाले हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर कंट्री की अलग स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कि यूएसए इज अमेजिंग फॉर स्टेम फील्ड्स लाइक साइंस, tech, engineering and maths. Canada has booming sectors in healthcare, business management, IT. Germany is king for engineering and research. And Australia is famous for hospitality, agriculture, environmental sciences. I am not saying कि आपको business management करना है तो आपको कनाडा ही जाना पड़ेगा। आपको जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री में आपको जो कोर्स आपने शॉर्टलिस्ट किया है वो अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी एक टॉप टियर कॉलेज में। अगर टॉप टियर कॉलेज नहीं हो तो एक रेप्यूटेड कॉलेज में होना चाहिए, और उस फील्ड में उस कंट्री में अच्छे जॉब मार्केट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 99% लोगों की तरह उस कंट्री में रेसिडेंटशिप के लिए जा रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। एंड ऑल्सो कंसिडर आइल्स बैंड। हर कंट्री में अलग अलग बैंड रिक्वायरमेंट होता है। लाइक इन एवरी कंट्री I guess 6 is the minimum requirement. हर कंट्री का अलग अलग होती है, सो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा कि आपकी कॉलेज में कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो कोर्स आप अपने करियर गोल के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ना कि बस पीआर के लिए। पॉइंट नंबर 2, बजट। ये पॉइंट आपके स्टडी अब्रॉड डिसीजन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। देखो, रियलिटी ये है कि स्टडी अब्रॉड में पैसा तो लगता है, और अलग अलग कंट्रीज के कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ स्टडीज अलग अलग होती है। टॉकिंग अबाउट मेजर कंट्रीज, यूएसए में स्टडीज का कॉस्ट 30 लाख से 50 लाख तक लग सकता है। रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी अबाउट यूएसए स्टडीज एंड एनवायरनमेंट। लेट मी शो यू। If you can afford it without taking a loan, go to America. Not for the degree, for the experience. You get nothing, bro. I am a dropout. I don't even have a degree. But what US gave me is unparalleled to what an Indian environment could have given me. It's just that way of thinking without caring about दूसरे क्या सोचेंगे. And America is just the best example. Even Europe doesn't have it. I totally agree with him. But हमें दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए and not blindly follow him. कनाडा में अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 35 लाख तक का खर्चा हो सकता है। As per current scenario, only consider Canada if someone from your family is already set there and can afford your cost. Because as per this article, लोग वहाँ लाइनें लगा रहे हैं just to get a job of waiter or service staff. Germany is becoming popular because of its free studies. But free study के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप उधर के सो कॉल्ड फ्री एजुकेशन में उधर क्वालिफाई करोगे। बट ऑल्दो जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, आपका 11 से लेकर 15 लाख का खर्चा हो सकता है फर्स्ट ईयर की लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। एंड
उधर यूनिवर्सिटी में फीस तो नहीं होती, बट एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो कि 100 to 500 यूरोस होता है। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इनमें से एक कंट्री चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वीजा एंड पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज। हर कंट्री की वीजा एंड पोस्ट वर्क रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो इसका ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कनाडा में होता है 3 साल का वर्क परमिट, और यूएसए में होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओपीटी जो कि 1 साल का होता है। इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 3 साल के लिए डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। जर्मनी में होता है 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा, और ऑस्ट्रेलिया में होता है 2 साल का वीजा। एंड इट्स नॉर्मल, लाइक हर जगह आपको 1 साल से 2 साल का वीजा मिल जाएगा। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अगर आप उधर परमानेंट सेटलमेंट का प्लान है या फिर उस कंट्री में आप हमेशा के लिए बसने जा रहे हो, तो आपको इस सब का नॉलेज होना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चर शॉक। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, तो उसमें एडजस्ट करना काफी आसान होता है। पर जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहाँ थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है। चाहे आपकी क्लास फुल्ली इंग्लिश में क्यों ना हो, पर डे टू डे लाइफ में आपको उधर की लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। और कल्चर, हर कंट्री का अलग फ्लेवर है। लाइक जर्मनी में लोग डायरेक्ट होते हैं, कनाडा में पोलाइट, और ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड आउट। और फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से तो अगर आप गुजराती और पंजाबी सीख लो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा कनाडा में, क्योंकि उधर कुछ रीजन्स में गुजराती और पंजाबी कम्युनिटी के लोग इतने सेटल हो गए हैं कि उधर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फॉरेन में हो या इंडिया में हो। आप आपके नेचर के हिसाब से चूज करो कि आप कौन सी कंट्री में इजीली सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपको उधर रहना है, ना मेरे को रहना है ना किसी और को। किसी भी कल्चर में 100% एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है, पर आप अगर अभी से सोच के जाओगे कि आपको उधर जाके अलग लैंग्वेज में सीखना है, आपको उस लैंग्वेज में सेट होना है, तो ट्रांजिशन इजी रहेगा, तो आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, फॉरेन स्टूडेंट्स रेशियो। इस चीज़ के बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता है, पर मैंने अपने हिसाब से ये पॉइंट को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट रेशियो होता है कि आपके क्लास में फॉरेनर्स और उधर के लोकल्स के स्टूडेंट का रेशियो क्या है। ये रेशियो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत कम, ये एकदम परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए कि उधर के लोकल स्टूडेंट्स भी होने चाहिए और फॉरेन स्टूडेंट्स भी एक अच्छे खासे रेशियो में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कनाडा में पढ़ने जाते हो और आप अपने क्लास में एंटर हुए, आपने देखा कि आपके आजू बाजू वाले सब इंडियंस ही है, तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होगा कि अगर आप फॉरेन कल्चर में पढ़ने जा रहे हो और आपको उधर भी इंडियन कल्चर मिलेगा, इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप उतने डेवलप नहीं हो पाओगे। आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं इंडिया में पढ़ लेता। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखना, ये आपके लिए ही बेहतर है। पॉइंट नंबर 6, वेदर। जब कंट्री सिलेक्शन करने की बात आती है तो लोग एक चीज को इग्नोर कर देते हैं। हमें वो चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जो कि है वेदर। ये मत सोचना कि वेदर काफी छोटी बात है। ट्रस्ट मी, जब 6 महीने तक बर्फ में साइकिल चलानी पड़ती है या सर्दियों में सिर्फ 4 घंटे लाइट मिलती है, तब समझ आता है असली वेदर का इम्पैक्ट। और जब रेनी सीजन में पूरे दिन पूरा माहौल क्लाउडी रहता है या फिर बारिश का मौसम रहता है, तब जो डिप्रेशन होता है वो भी एक इम्पैक्ट ला सकता है आपकी लाइफ में। इट कैन बी डिप्रेसिंग बिकॉज जब आप अपने आप को डेली लाइफ में अनकंफर्टेबल महसूस करते हो तो आपका वर्क, स्टडी ये सब अफेक्ट होता है। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके एक ऐसी कंट्री सिलेक्ट करो जिसका ओवरऑल वेदर आपको अच्छा लगता हो और आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना आती हो। सिर्फ अच्छा लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ बर्फ देखने के लिए फॉरेन जाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको वो आपके बॉडी के हिसाब से एडजस्ट भी होना पड़ेगा। उधर बर्फ कुछ महीनों तक ही आपको अच्छा लगेगा, फिर वो एक डिप्रेसिंग वाइब देगा। सो
चूज इट अकॉर्डिंगली। पॉइंट नंबर 7, लोकेशन ऑफ द कंट्री। एक और पॉइंट जो आपको फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग सकता है वो है लोकेशन ऑफ द कंट्री। हर कंट्री के अलग जियोग्राफिकल एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हो जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, तो आपके लिए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज घूमना काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ चीप फ्लाइट्स एंड वीज़ा फ्री बॉर्डर्स। यूएसए में हर स्टेट एक अलग दुनिया है। ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट, दोनों में अपॉर्चुनिटीज, लाइफस्टाइल एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी डिफरेंट है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वो काफ़ी आइसोलेटेड है। उधर से दूसरी कंट्रीज ट्रैवल करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल इंटरनली काफ़ी पीसफुल एंड बीच फोकस्ड है। तो जब कंट्री चूज कर रहे हो सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मत देखो कि सराउंडिंग्स का एनवायरनमेंट कैसा है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैवल, इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर कैसा है, सेफ्टी फैक्टर्स क्या है। ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती है कि आपका ओवरऑल अब्रॉड एक्सपीरियंस कैसा होगा। स्टडीइंग अब्रॉड आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट इस एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक अच्छा बनाने के लिए बस ज़रूरत है तो अच्छी प्लानिंग की। चूजिंग द राइट कंट्री इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट डिसीजन you will make in your life. Think about your career goals, your dreams, your budget. Don't just follow the crowd, follow your vision. हमेशा ये याद रखना, it's not just about one degree, but it's about building your life, your character. अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1% भी हेल्प किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो अभी कंफ्यूज्ड है वो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए।